जी बिजनेस की खास पेशकश। उत्तराखंड में एडवेंचर स्पोर्ट्स बैन। मैं हूं ब्रिजेश। उत्तराखंड में रिवर राफ्टिंग और पैराग्लाइडिंग पर नैनीताल हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार को रिवर राफ्टिंग और पैराग्लाइडिंग समेत दूसरे वाटर स्पोर्ट्स पर 2 हफ्ते के अंदर नियम बनाने का आदेश दिया है। जनहित याचिका में कहा गया था कि सरकार ने 2014 में कुछ शर्तों के साथ राफ्टिंग कैंप लगाने की अनुमति दी थी, लेकिन जिन लोगों को इजाजत दी गई थी उन्होंने गंगा के किनारे गलत कामों को अंजाम देना शुरू किया। याचिका में यह भी कहा गया है कि पाबंदी के बावजूद गंगा किनारे शराब और मांस परोसने के साथ साथ डीजे भी बजाया गया। इसके अलावा सीवर भी गंगा में ही बहाया गया। याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने साफ किया कि खेलों के नाम पर अय्याशी की इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि सरकार नदियों के किनारे रीजनल फीस लिए बिना राफ्टिंग या दूसरे साहसिक खेलों का लाइसेंस जारी नहीं कर सकती। नैनीताल हाईकोर्ट से पर्यटन को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने राज्य में रिवर राफ्टिंग और पैराग्लाइडिंग के साथ साथ सभी वाटर स्पोर्ट्स पर रोक लगा दी है। एक याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि खेलों के नाम पर गंगा तटों पर असामाजिक गतिविधियां बर्दाश्त नहीं होंगी। सरकार को 2 हफ्ते के अंदर इसके लिए नियम बनाने होंगे। गंगा नदी के अंदर मीट पकाया जा रहा है, सिगरेट पी जा रही है, शराब का सेवन किया जा रहा है। कोर्ट ने कहा कि सरकार 2 हफ्ते के अंदर इस पे कानून लाए, इसको रेगुलेट करने के लिए, और तब तक राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग एंड अदर वाटर स्पोर्ट्स को बैन कर दिया। कोर्ट ने इस बात का भी संज्ञान लिया कि हर साल राफ्टिंग के दौरान कई लोगों की मौत हो जाती है। कोर्ट ने कहा कि इन खेलों में केवल उच्च प्रशिक्षित खिलाड़ियों को ही हिस्सा लेने की अनुमति दी जाए। बिना वाजिब शुल्क लिए और पारदर्शी प्रक्रिया के मुताबिक निविदाएं बुलाए राज्य सरकार नदियों के उपयोग की अनुमति नहीं दे सकती। कोर्ट ने आगे कहा कि आनंद के लिए खेले जाने वाले खेलों को हादसों में खत्म होने के लिए अनुमति नहीं दी जा सकती। पर्यटन को प्रोत्साहित जरूर करना चाहिए, लेकिन उसे नियंत्रित भी करना जरूरी है। आपको बता दें कि सरकार ने साल 2014 में नदियों के किनारे राफ्टिंग कैंप लगाने की अनुमति दी थी। हाईकोर्ट की तरफ से सरकार को फटकार लगी तो सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का बयान आया। सीएम ने कहा कि कोर्ट के आदेश की स्टडी करने के बाद ही अगला कदम उठाया जाएगा। जो भी रोक लगाई है उसका अध्ययन किया जाएगा, लेकिन मैं अपने उन व्यवसायियों को जो पर्यटन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, साहसिक पर्यटन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनको ये विश्वास दिलाता हूं कि राज्य सरकार इसके लिए निश्चित रूप से विचार करेगी। कांग्रेस भी इस मुद्दे पर अब बीजेपी सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसौनी का कहना है कि हाईकोर्ट की फटकार के बाद प्रदेश की डबल इंजन सरकार का दम दिखने लगा है। यहाँ पर डबल इंजन और प्रचंड बहुमत की सरकार है और बड़ी बड़ी अपेक्षाएं इस सरकार से थी, लेकिन आज जिस तरह से हर दूसरे दिन हाईकोर्ट को छोटी छोटी बातों पर इंटरवीन करना पड़ रहा है, तो लग रहा है कि जो कार्य सरकार का होना चाहिए, जो कार्य प्रशासन का होना चाहिए, उसमें हाईकोर्ट को क्यों दखल देना पड़ रहा है। वहीं राफ्टिंग और वाटर स्पोर्ट्स संचालकों के मुताबिक हाईकोर्ट के आदेश के बाद आर्थिक तौर पर उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ेगा। फैसला आया है, ये डेफिनेटली हमारे इंडस्ट्री के अगेंस्ट है, पर उन्होंने बंद करने का भी फैसला नहीं दिया है। उन्होंने 2 हफ्ते का समय दिया है। कोर्ट ने फैसला एक याचिका पर सुनवाई करते हुए लिया, जिसमें कहा गया था कि राफ्टिंग के नाम पर गंगा नदी के किनारे असामाजिक गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है और वहां पर खुलेआम शराब परोसी जा रही है। साथ ही गंगा नदी के किनारे बने सैकड़ों कैंपों के सीवर का पानी गंगा नदी में समा रहा है। पर्यटन क्षेत्र में लगातार सरकार को फटकार लग रही है। इससे पहले बढ़ते जाम पर भी हाईकोर्ट ने पुलिस को पूरी तरह से फेल करार दिया था। इससे साफ है कि सरकारी तंत्र पर्यटन के मामले में पूरी तरह विफल नजर आ रहा है, इसलिए हर बार हाईकोर्ट को दखल देना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए एक बड़ा आकर्षण है उत्तराखंड, और ऋषिकेश में तो लोग स्पेशली जाते ही हैं राफ्टिंग करने के लिए। उत्तराखंड में पैराग्लाइडिंग भी होती है, लेकिन
क्या इनको अलाउ किया जाना चाहिए? जो ग्राउंड लिया है हाईकोर्ट ने रोक लगाने का, वो यही है कि आपको अगर लाइसेंस दिया गया तो इसका मतलब ये नहीं कि वहां पर आप अय्याशी के अड्डे बना लें और उस पर कोई रोक भी ना हो। सबसे बड़ी चिंता और सबसे बड़ा सवाल यही है कि सरकार ने अभी तक कोई कदम क्यों नहीं उठाया, कोई नीति क्यों नहीं बनाई, हाईकोर्ट को दखल क्यों देना पड़ा? टूरिज्म को प्रमोशन मिलना चाहिए, लेकिन पर्यावरण और लोगों की जिंदगी के खिलवाड़ के साथ नहीं मिलना चाहिए। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान इस चर्चा में तेजबीर सिंह आनंद जी हैं, VP ATOAI यानी एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन। बहुत स्वागत है तेजबीर जी आपका। अमरीश तिवारी मेरे साथ स्टूडियो में है, जनरल सेक्रेटरी ICPB यानी इंडियन कन्वेंशन प्रमोशन ब्यूरो। बहुत स्वागत है अमरीश जी आपका। वामनी सेठी एडवेंचर टूरिस्ट हैं और बहुत इन्होंने एडवेंचर को एंजॉय किया है। बहुत अच्छी तरह से हमें बता सकती हैं कि कौन सी गाइडलाइंस, कौन से नियमों को फॉलो करना चाहिए और सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए पॉलिसी बनाते समय। विमलेंदु झा है एनवायरमेंटलिस्ट और वो हमको पर्यावरण को कैसे नुकसान पहुंच सकता है उसके बारे में हम उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन शुरुआत तेजबीर जी आपसे ही करेंगे। ये माना जाता है कि उत्तराखंड के लिए जो पर्यटन है वो बहुत बड़ी चीज है इस लिहाज से कि रेवेन्यू भी देता है और सरकार के लिए और पूरे प्रदेश के लिए बहुत जरूरी है। जो हाईकोर्ट का आदेश आया है उसे कैसे देखते हैं आप? जो हाईकोर्ट का आदेश है हम उसको रिस्पेक्ट करते हैं। हाईकोर्ट एक मायने में सही है, गलत नहीं है अगर वो कहते हैं कि इस पे रोक लगाई जाए और किसी स्पोर्ट को, एडवेंचर स्पोर्ट को आगे बढ़ने से पहले उसके जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, वो पहले डिफाइन करे जाएं। इसके लिए तो हम बिल्कुल अग्री करते हैं। एंड इनफैक्ट एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ने अपनी खुद की सेफ्टी गाइडलाइंस भी बनाई हैं जो कि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्सेप्ट भी करी हैं, अडॉप्ट भी करी हैं और इसको अभी हाल ही में 2 हफ्ता पहले लॉन्च भी करा गया है जी। एक बड़े फंक्शन में इसको लॉन्च किया गया था और हम एज एन एसोसिएशन हम खुद भी चाहते हैं कि उस दिन भी हमने कार्यक्रम किया था, खाली उत्तराखंड की बात नहीं है, हर उस दिन भी हमने प्रोग्राम किया था और इस चीज को हाईलाइट किया था कि KJ अल्फोंस जो कि पर्यटन मंत्री हैं उन्होंने लॉन्च किया था these safety guidelines so that जो स्पोर्ट है वो ढंग से रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ चलाए जा सके। लेकिन एकदम से एक अनाउंसमेंट करना कि स्पोर्ट को हम बंद कर रहे हैं या टूरिज्म एक्टिविटी को बंद कर रहे हैं, मेरे ख्याल से उससे हम बेटर कर सकते थे रादर देन जस्ट नी जर्क रिएक्शन और उसको एकदम से बंद कर दें। इससे बेटर तो ये है कि जो हमारे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गाइडलाइंस हमने फॉर्मुलेट करे हुए हैं उनको एक बार देख लिया जाए और उनको एक्सेप्ट करा जाए ताकि ये स्पोर्ट प्रॉपरली चल सके और ये टूरिज्म एक्टिविटी, एडवेंचर एक्टिविटी है वो प्रॉपरली चल सके सेफ्टी के साथ में। लेकिन तेजबीर जी, ये जो हाईकोर्ट ने कहा है वो ये कहा है कि 2 हफ्ते में आप कोई एक कानून बना के लेकर आइए और वो ऐसा होना चाहिए कि जिसमें पर्यावरण की सुरक्षा भी हो और लोगों को भी सुरक्षा मिले, उनकी जान से खिलवाड़ ना हो। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि राफ्टिंग के दौरान बहुत सारे हादसे भी हुए हैं। मेरे पास बहुत सारे आंकड़े हैं। 2018 की बात की जाए तो ऋषिकेश में भगवान वर्मा जी नाम के एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, डूब गए थे। गोल्फ कोर्स रैपिड में 2017 में 35 साल की एक दिल्ली के रहने वाले युवक की मौत हुई थी। 2015 में यूपी के लेबर मिनिस्टर थे, उनकी बेटी की मौत हो गई थी। इसी तरह से बहुत सारे हादसे हुए हैं। तो ये सारी चीजों को संज्ञान में लेते हुए हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया। अमरीश जी, आप कैसे देखते हैं? हालांकि कोर्ट ने पूरी तरह से रोक नहीं लगाई, 2 हफ्ते का ही टाइम है। 2 हफ्ते में अगर आप पॉलिसी कोई बना के ले आते हैं तो इजाजत मिल जाएगी। ब्रिजेश जी, ये बड़ा दुर्भाग्य है कि जब जब कार्यपालिका फेल होती है तो न्यायपालिका को दखल देना पड़ता है। यहाँ पे भी कार्यपालिका के पास पिछले 20 सालों से बहुत बार मौके थे जब वो एडवेंचर के ऊपर में एक गाइडलाइन ले आते। उत्तराखंड एडवेंचर का गढ़ है, वहाँ पे पैराग्लाइडिंग, राफ्टिंग के लिए बेस्ट प्लेस है और कई एडवेंचर एक्टिविटीज हो सकती हैं और काफी समय से चल रही हैं और बहुत से लोगों का, लाखों लोगों का उसमें जीवन यापन हो रहा है जी। लेकिन सरकार कभी भी उस पे एक फ्रेमवर्क में गाइडलाइन नहीं ला रही थी। जहां तक अगर आप देखें, जो एक्सीडेंट की बात आपने कही, उत्तराखंड में 2 तरह के ऑपरेटर हैं। एक रिकॉग्नाइज ऑपरेटर है जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं, जिनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, वो पर्यावरण के नियमों का, सभी चीजों का पूर्णतः पालन करते हैं। और दूसरा एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर है
जो उसी एडवेंचर में, चूंकि उनके पास बेरोजगार हैं तो कार्य कर रहा है, लेकिन वे ट्रेन नहीं है, प्रशिक्षित नहीं है और उनके पास समस्त साधन है, इसके लिए गाइडलाइन की जरूरत है। इस समय जरूरत है कि उत्तराखंड सरकार स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत उनको ट्रेन करे, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दे, गाइड दे, लाइसेंसिंग दे और एक नई पॉलिसी लाए कि इस तरीके से एडवेंचर को ऑपरेट किया जाएगा उत्तराखंड के अंदर में, उसको समन्वय किया जाएगा और जो संबंधित अधिकारी हैं उनको इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि ये जो फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर आ जाते हैं वो नहीं आए, सिर्फ रेगुलर पर्यटक आए। आप देखें ऋषिकेश में आप जैसे ही पहुंचते हैं 500 रुपए, 700 रुपए, 1000 रुपए में आपको राफ्टिंग शुरू हो जाती है। जी बिल्कुल। कई बार वहां पे एक्सीडेंट की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती हैं क्योंकि उनके प्रशिक्षण की कमी है। तो शायद इन चीजों का ही कारण ही ये प्रॉब्लम आ रही है। बिल्कुल अमरीश जी, जो आपने बात कही है वो वही हाईकोर्ट ने भी उस चीज पे गौर किया है। उनका ये कहना है कि वहां पर बिल्कुल मशरूम सा हो गया। वहां पर 80 के दशक में जब शुरुआत हुई थी राफ्टिंग की ऋषिकेश में, उस समय इक्का दुक्का वहां पे ऑपरेटर्स होते थे, लेकिन आज करीब 300 ऑपरेटर्स वहां पर फंक्शन कर रहे हैं और उनमें से बड़ी संख्या ऐसों की है जो कि एक्सपर्ट नहीं है और वो मतलब ट्रेंड भी नहीं है और इसीलिए शायद ये खतरा भी होता है। वामनी हमको बेहतर ढंग से बता पाएंगे। वामनी, हाईकोर्ट ने सही कदम उठाया है आपको लगता है, और ये गाइडलाइंस जिसका जिक्र हाईकोर्ट ने किया है वो पहले बन जानी चाहिए थी उत्तराखंड में? सो ब्रिजेश जी, देखिए मैं एडवेंचर टूरिस्ट हूं और जितना मैंने जितनी राफ्टिंग देखी है ऋषिकेश में, पैराग्लाइडिंग करी है, जितना मैंने देखा है स्लिपेज तो है, चाहे वो सेफ्टी नॉर्म्स को लेकर हो या फिर एनवायरनमेंट को या फिर गंगा को पल्यूटेड करने के पर्सपेक्टिव से हो। अगर आज हाईकोर्ट ने गवर्नमेंट से डिमांड किया है कि ऐसी गाइडलाइंस आए जो कि इस एडवेंचर स्पॉट को गवर्न करें, तो आई थिंक ये बहुत ही अच्छी बात है, टूरिस्ट के लिए भी, उनकी सेफ्टी के लिए भी और एनवायरनमेंट के लिए भी। लेकिन एकदम से इस तरह बैन लगा देना, सब कुछ बंद कर देना और सिर्फ दो हफ्ते का समय देना, आई थिंक ये इसका सोल्यूशन नहीं है। आई थिंक ये इस तरह से करना चाहिए ताकि ये फेज्ड मैनर में हो, सबको वक्त मिले ताकि सबके लिए विन विन हो। ऐसे काफी टूरिस्ट हैं जो आगे के प्लान, राफ्टिंग के प्लान बना के बैठे हुए हैं और जितना मैं समझती हूँ टूर कंपनीज के 8 से 10,000 लोग इसमें एम्प्लॉयड है जिनका लाइवलीहुड इसमें इन्वॉल्व है। और एक और चीज, अगर आप कोई इतनी क्रिटिकल गाइडलाइंस सिर्फ 2 हफ्ते में मांग रहे हैं तो शायद वो इतनी इफेक्टिव नहीं होगी जितनी की सोची समझी गाइडलाइंस होंगी। तो मुझे लगता है कि इसमें हाई कोर्ट का ये डायरेक्टिव, अगर मुझे लगता है वामनी, बिल्कुल आपने जो पॉइंट उठाया है वो ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि हाई कोर्ट का डंडा अगर नहीं पड़ेगा ना तो सरकारें जागेंगी नहीं। Exactly. ये मुझे बताइए कि 80 के दशक से राफ्टिंग शुरू हुई है, एडवेंचर स्पोर्ट्स चल रहा है उत्तराखंड में, सारी सरकारें सोई हुई थी। अब 2 हफ्ते का वक्त भी कम पड़ रहा है, लेकिन इसमें मुझे लगता है कि तेजबीर जी और ATOI, एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन, ये लोग काफी मदद कर सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी इन लोगों ने गाइडलाइंस बनाई हुई हैं 2 हफ्ते पहले, जिनका अनाउंसमेंट भी हुआ था। तो ऐसे में उत्तराखंड सरकार को शायद इनसे काफी मदद मिल सकती है। लेकिन एनवायरनमेंट का मुद्दा भी बहुत बड़ा मुद्दा है और उसको भी संज्ञान में लिया है, किस तरह से गंगा को पोल्यूट किया जा रहा है। विमलेंदु, आप किस तरह से देखते हैं इस आदेश को? देखिए, ये बहुत ही ज़रूरी कदम है जो हाईकोर्ट ने किया है और हाईकोर्ट मजबूर होकर के ऐसे डायरेक्शंस देना पड़ा हाईकोर्ट को, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पिछले 4 हफ्तों में, पिछले 6 हफ्तों में हमने देखा है कि कैसे वाटर क्राइसिस जो है पहाड़ी इलाकों में बहुत गंभीर बनता जा रहा है, चाहे वो शिमला की स्थिति हो, चाहे वो नैनीताल की स्थिति हो। और बहुत सारी रिपोर्ट्स, अभी नीति आयोग की रिपोर्ट आई है कि हमारे पास पानी जो है वो 50% 2030 में 2030 तक जाकर के पानी की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, डिमांड जो है वो दुगुना होगा सप्लाई से। तो जब हम एक तरह से ये स्टेटिस्टिक्स देखते हैं कि शिमला में पानी नहीं है, नैनीताल में पानी नहीं है, नदियां काली पड़ चुकी हैं, तब हम सिर्फ टूरिज्म के नजर से, उसको लाइवलीहुड के नजर से अगर हम एक प्रॉब्लम को देखें तो फिर हमें लगेगा कि हम थोड़े से हम सेल्फिश नजर से देखें। तो हाईकोर्ट कंप्लीटली जस्टिफाइड है अपने मूव में, क्योंकि गवर्नमेंट्स हैव फेल्ड। तो गवर्नेंस असल में जिम्मेदारी सरकार की होती है, ना कि कोर्ट्स की। कोर्ट्स को मजबूर होकर के ये करना पड़ेगा, क्योंकि हमें ये समझना बहुत आवश्यक है कि एक डेस्परेट सिचुएशन की बात कर रहे हैं हम। एक तरफ हम गंगा को साफ करने की बात कर रहे हैं और साथ ही साथ हम कहते हैं कि हम अनकंट्रोल्ड टूरिज्म भी करेंगे। विमलेंदु, मुझे एक चीज बताइए, विमलेंदु, मुझे एक चीज बताइए, एज अ एनवायरमेंटलिस्ट, आप लोग क्या
अगर गाइडलाइंस भी बन जाती है 2 हफ्ते के अंदर, उसके बाद भी क्या एनवायरमेंटलिस्ट तैयार होंगे? वो क्या आप लोग सहमत होंगे कि अलाउ करना चाहिए एडवेंचर स्पोर्ट को गंगा में, या आप लोग चाहते हैं कि पूरी तरह से बैन होना चाहिए, बिल्कुल अलाउ नहीं करना चाहिए? मैं कहूंगा कि एडवेंचर स्पोर्ट्स अलाउड होना चाहिए। कोई भी चीज अति जब होता है उसका प्रभाव या दुष्प्रभाव जो है हमारे पर्यावरण पे पड़ता है। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि 80 के दशक में कितने कम लोग थे, कितना कंट्रोल्ड टूरिज्म था, वर्सेस अभी वहां पे क्या होता है, पूरे के पूरे फ्लड प्लेन पे कैंप्स लगे हुए हैं, पूरे के पूरे कोई भी जो है, और मैं सेफ्टी सिक्योरिटी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ इकोलॉजी की बात कर रहा हूं। जिस तरह से कंटैमिनेशन, पोल्यूशन, डंपिंग ऑफ गार्बेज, वायलेशंस ऑफ एनवायरमेंटल रूल्स जो वहां पे होते हैं, उसके साथ अगर आपको टूरिज्म करना है तो मैं उसके फॉर में नहीं हूं। लेकिन अगर प्योर गाइडलाइंस जिसमें आप कंट्रोल तरीके से इकोलॉजी को साथ लेकर के, पर्यावरण को साथ लेकर के अगर आप टूरिज्म करना चाहते हैं तो उसमें कोई खराबी नहीं है। और ये सिर्फ उत्तराखंड की बात नहीं है, और ये सिर्फ ऋषिकेश के राफ्टिंग वाली की बात नहीं है, ये हर जगह की बात है। यही स्टोरी शिमला की है, नैनीताल की है, गोवा की है, हर जगह की है कि टूरिज्म इंपॉर्टेंट है। टूरिज्म बहुत बड़ा एम्प्लॉयर है, इंडिया का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है एक तरह से पूरे देश में। हमें चाहिए टूरिज्म, लेकिन हम किस तरह से कॉन्सेंट्रेटेड टूरिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं, जिसके कारण उस जगह की जो इकोलॉजी है वो कंप्लीटली बर्बाद हो जाती है। आप सबको पता होगा कि केदारनाथ में क्या हुआ। केदारनाथ की दुर्घटना के बाद कितने लोगों को नुकसान हुआ। तो अगर हाई कोर्ट इसका संज्ञान नहीं लेगी, सरकारें इसका संज्ञान नहीं लेगी, तो कौन लेगा इसका संज्ञान? और फिर दुर्घटनाएं होंगी तो हम किसको बदनाम करेंगे और किसको दोष देंगे? तो एक ठोस कदम की आवश्यकता थी, और शायद हाई कोर्ट को मजबूर होकर के ये ठोस कदम लेना पड़ा। और शायद ये घंटी है, ये बेल है हम सबों के लिए, सारे स्टेक होल्डर्स के, चाहे वो एनवायरमेंटलिस्ट हो, टूर ऑपरेटर्स हो या टूरिस्ट हो, कि हमें नियम में बन के काम करना है, क्योंकि हमें अगले 50 साल के बारे में सोचना है, ना कि नजदीकी फायदे की। बिल्कुल सही कहा आपने। और कैंप लगाने के लिए अगर आपको अनुमति मिलती है तो वहां पर फिर आप जो है उसका बेजा इस्तेमाल करने लगते हैं, जो कि गलत है, और इसी वजह से हाईकोर्ट ने इतना सख्त कदम उठाया है। लेकिन हाईकोर्ट ने इस बात को भी ध्यान में रखा है कि 5 से 7 हजार लोगों को रोजगार मिला हुआ है इसी इंडस्ट्री की वजह से, और सालाना अगर बात की जाए और सिर्फ ऋषिकेश की बात की जाए तो 75 से 80 करोड़ रुपए की इंडस्ट्री है। तो हम समझ सकते हैं कि इस बात को भी हाईकोर्ट ने ध्यान में रखा है, और इसीलिए 2 हफ्ते का वक्त दिया है। और 2 हफ्ते में अगर दे देती है सरकार, कोई कानून या नीति बना के ले आती है, तो सबको चलाव भी हो सकता है। तेजबीर, आपसे जानना चाहेंगे, जो बात वामिनी ने कही थी कि 2 हफ्ते का समय भी कम है और एकदम से रोक नहीं लगानी चाहिए, आप लोग को भी समझ में आ रहा होगा कि नुकसान काफी हुआ होगा, क्योंकि पहले से बुकिंग्स होती हैं, और जिन लोगों की इस दौरान बुकिंग होगी जाहिर सी बात है उनको कैंसिल करना पड़ा होगा। लेकिन आप लोग किस तरह से मदद कर सकते हैं उत्तराखंड सरकार की? देखिए, आई थिंक इतना मुश्किल नहीं है, इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू अंडरस्टैंड। पहली बात तो ये है कि अगर हम जो रिकग्निशन प्रोसेस है जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म सेंटर में अवेलेबल है, उसको अगर हर स्टेट अडॉप्ट कर लेती है तो बहुत सारा इसमें फिल्ट्रेशन हो जाएगा। वाई? जो एक रिकग्नाइज्ड एडवेंचर टूर ऑपरेटर होता है वो एनवायरनमेंट के बारे में भी सोचता है, उसके पास अपनी क्वालिफाइड टीम होती है, वो अपने पूरी सर्टिफिकेशंस को ध्यान में रखते हुए अपनी जो प्रैक्टिसेस हैं वो फॉलो करता है, बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं। आई डोंट थिंक सो कि जितने ऋषिकेश में कंपनीज हैं क्या वो एडवेंचर टूर ऑपरेटर रिकग्नाइज हैं, और मेरे हिसाब से तो शायद एक भी स्टेट इंडिया में ऐसा नहीं है जिन्होंने सेंटर की पॉलिसी को अडॉप्ट करा है। अपनी कोई पॉलिसी उठा के दोबारा से मतलब उसको अगर लेके आए हैं तो हम उसको इतना क्रेडिबल भी नहीं मानते हैं। और एक चीज़ जो ATY एज अ नॉलेज पार्टनर ने ऑलरेडी सेंटर के साथ में इतनी एफर्ट करके इतने सालों से हम वो पॉलिसी को चला रहे हैं, तो उसको सारे स्टेट्स क्यों नहीं अडॉप्ट कर सकते? नंबर 1। नंबर 2, हम बहुत सारी स्किल डेवलपमेंट वर्कशॉप्स ऑलरेडी चला रहे हैं। अभी जुलाई में अगले महीने हमने 2 सेफ्टी वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज हम कर रहे हैं, जिसके अंदर से तकरीबन 30 लोग इनवाइटेड हैं, और ये आपका विल्डरनेस फर्स्ट एड एंड एडवांस सेफ्टी रिस्पॉन्डर पे हमारे कोर्सेज हैं जो हम करने वाले हैं। हम इस तरह के कोर्सेज सारा साल पूरे देश वर्ष में करते रहते हैं, स्टेट टू स्टेट हम जाते रहते हैं। वी आर वेरी हैप्पी टू पार्टनर विद उत्तराखंड गवर्नमेंट। वैसे भी UTDB के साथ हम बहुत क्लोजली काम करते हैं, और हमने पास्ट में भी काफ़ी वर्कशॉप्स कन्वेंशन में करी हुई हैं। कैरिंग कैपेसिटी हमको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अभी किसी ने बोला कि बैक टू बैक बहुत सारे कैंप्स गंगा जी के ऊपर लगे हुए हैं। अब
80s में मेरे ख्याल से अगर लेट अस से खाली 10 या 15 कैंप होते थे, आज वो हंड्रेड्स में मल्टीप्लाई हो चुके हैं। तो ये रॉकेट साइंस नहीं है समझना कि इतने छोटे से स्ट्रेच में 30-40 किलोमीटर के स्ट्रेच में अगर आप 200, 300, 400 कैंप लगा देंगे बैक टू बैक, तो ऑब्वियसली वी आर गोइंग द रॉन्ग डायरेक्शन। सो कैरिंग कैपेसिटीज हैव टू बी अंडरस्टूड, तब जाके इस बात को समझ में आएगी। लिमिटेड ऑपरेटर्स, कैरिंग कैपेसिटीज, सर्टिफाइड कंपनीज अगर आती हैं तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई प्रॉब्लम है। एंड बाकी बात रही नीति बनाने की 2 हफ्ते के अंदर, मेरे ख्याल से हमारे पास काफी कुछ रेडी अवेलेबल है राइट नाउ, जिसको हम पिक करके आगे चल सकते हैं एंड उसको हम फाइन ट्यून कर सकते हैं, जितना मर्जी चाहे हम उसको बेटर कर सकते हैं। हमारे जो स्टैंडर्ड्स हैं हम उसको इंटरनेशनल क्लास तक लेके आ सकते हैं। हम 100% अग्री करते हैं एज एन एसोसिएशन कि सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के आगे कुछ भी नहीं है, एंड दैट इज वाई हम हमेशा कहते हैं कि हर स्टेट जो है वो अपनी लाइसेंसिंग को जो है वो सीरियसली ले, मैंडेटरी करे, उसको वॉलंटरी नहीं छोड़े, क्योंकि ये सबसे बड़ा एक लूप होल है जिसकी वजह से अगर वो मैंडेटरी नहीं होती है तो फिर कोई भी अपनी शॉप सेटअप कर लेता है, 2 राफ्ट डाली और उसको गंगा जी में उतार दिया, तो ऐसे ही मेरे ख्याल से होता आ रहा है। बिल्कुल सही बात है। मेरे ख्याल से अगर क्लोजिंग सेंटेंस में बोलूं इसमें जी, मैं क्लोजिंग सेंटेंस में बोलूं, अगर पीक टाइम में आप देखेंगे तो 200, 300, 400 राफ्ट्स बैक टू बैक चलती है। जितना ट्रैफिक सड़क पे होता है उतना ही ट्रैफिक मतलब गंगा जी में होता है, व्हिच आई थिंक इज नॉट करेक्ट। सो लेट्स पुट लाइसेंस फॉर एवरीवन एंड लेट ओनली क्रेडिबल ऑपरेटर्स वो ऑपरेट करें, तो ही मेरे ख्याल से हम आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अमरीश जी, ये बात जो तेजबीर जी ने कही है वो आपको लगता है कि बिल्कुल सही है, और जो 300 या 300 के आसपास जो ऑपरेटर्स अभी काम कर रहे हैं उनकी वाकई जांच होनी चाहिए, उनको देखना चाहिए कि एक्सपर्ट हैं, वाकई इनको ऑपरेट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये जिम्मेदारी प्रशासन की बनती है। और उसके बाद ही कह सकते हैं कि ये जो हाईकोर्ट ने चिंता जताई है प्रदूषण को लेकर और जान की सुरक्षा को लेकर, उस पर आप रोक लगा पाएंगे? ब्रिजेश जी, जो कैरिंग कैपेसिटी की बात उठ रही है ये पर्यावरणविद और कई सेक्टर से आ रही है, ये बहुत पहले से आ रही है। लेकिन इस बात में एक बात को देखना पड़ेगा कि हमारे देश में या प्रांत को लेने अगर हम उत्तराखंड की बात करते हैं, उत्तराखंड में एडवेंचर की अपार संभावनाएं हैं, लेकिन जो एडवेंचर जोन के रूप में विकसित है वो सिर्फ ऋषिकेश के एरिया विकसित है। तो ऑपरेटर्स के पास में और जो रोजगार चाहते हैं एडवेंचर के फील्ड में, उनके पास ज्यादा ऑप्शन नहीं बचता इसके अलावा और कहीं पे केंद्रित करें। तो सरकार को चाहिए कि अगर वो तरह तरह के अन्य टूर ऑफ लाइक द पैराग्लाइडिंग, कायाकिंग, वेरियस अदर एडवेंचर एक्टिविटीज, वो डिफरेंट जोन में डिवाइड करें और वहां पे एक कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें एडवेंचर का। तो ये चीजें जो अभी एक जगह पे केंद्रित है विकेंद्रित हो जाएंगी और सब जगह पे रोजगार मिल जाएगा और बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा। तो आज हमें जरूरत है रिस्पांसिबल टूरिज्म की, एडवेंचर के साथ में रिस्पांसिबल टूरिज्म की जरूरत है। इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जो सबसे बड़ी चीज और जो तेजबीर भी कह रहे हैं और जो हाईकोर्ट ने चिंता जताई है, जो इस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में जो बात उठाई गई है, और हम सब की चिंता है वो यही है कि जो ऑपरेटर्स हैं वो स्पेशलिस्ट होने चाहिए, नहीं तो आप तो जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। वामनी, आपसे जानना चाहेंगे, जो बात अभी तेजबीर ने कही कि बहुत मुश्किल काम नहीं है, 2 हफ्ते में गाइडलाइंस तैयार हो सकती हैं, इसके बाद आपको लगता है कि ना केवल उत्तराखंड बल्कि पूरे देश में, और बड़ी चिंताजनक बात यह है जो तेजबीर कह रहे थे कि सेंटर ने गाइडलाइंस तैयार की हुई है लेकिन स्टेट्स उसको नहीं अपना रहे हैं, अब उसकी भी जरूरत है कि उत्तराखंड से सबक लेते हुए बाकी जो तमाम राज्य हैं वो भी इसको अमल में लाएं, इसको लागू करें। ब्रिजेश जी, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है, गाइडलाइंस पहले भी थी, पॉलिसीज पहले भी थी, इन पॉलिसीज को गवर्नमेंट ओवरसाइट कर रही है कि नहीं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि जैसे आपने पहले बताया 2014 से पॉलिसीज इंप्लीमेंट हो रखी हैं, बट मेरे हिसाब से ओवरसाइट में कहीं ना कहीं स्लिपेज हो रहा है। तो अगर ओवरसाइट ठीक होगी तो मेरे सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं, पूरे देश में जहां पे भी एडवेंचर टूरिज्म हो रहा है वो ठीक से चलेगा। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का रोल मेरे हिसाब से ज्यादा है। अगर कहीं स्लिपेज है तो पेनल्टीज होनी चाहिए, जो मुझे नहीं लगता आज की तारीख में है। कोई भी ऑपरेटर आ रहा है, उसके पास लाइसेंस है कि नहीं है कोई नहीं जानता है। अगर स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस हो, स्ट्रिक्ट पेनल्टीज हो, तो मेरे हिसाब से हमारा जो एडवेंचर स्पॉट्स है वो बहुत ही ठीक से चलाया जा सकता है। जी, और अच्छी बात यह है कि विमलेंदु भी कह रहे हैं कि एनवायरमेंटलिस्ट को बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है लेकिन कंट्रोल ढंग से होना चाहिए। विमलेंदु, अगर सरकार
पर्यावरण विदों से पूछती है कि आप लोग का क्या कंसर्न है, आप लोगों की कौन सी चिंताएं जिनको ध्यान में रखना चाहिए इन पॉलिसी को फॉर्मुलेट करते समय, तो आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं जैसा कि कह रहा हूं कि वो इकोलॉजिकली फ्रेजाइल जोन है। पूरा का पूरा एरिया जो है गंगा का, जो हम बात कर रहे हैं, ऋषिकेश की बात कर रहे हैं या उसके ऊपर की बात कर रहे हैं, तो एक इकोलॉजिकली फ्रेजाइल जोन है। और सारी की सारी एक्टिविटीज जो है, जो टूरिज्म एक्टिविटीज है, वो उसी फ्लड प्लेन में होता है, वो बैंक्स ऑफ गंगा पे ही होता है। तो एक तो हम बात करें कि आप किस तरह के कंस्ट्रक्शंस आप करते हैं जिसके कारण उसको वाटर रिचार्ज इफेक्ट होता है। दूसरा, आप किस तरह का टूरिज्म और किस तरह की एस्टैब्लिशमेंट्स करते हैं जिसके कारण किस तरह का कंटामिनेशन, वेस्ट वाटर जो है, आप हैरान होंगे कि जितने भी टेंट्स वहां पे लगे हैं, सबों का जो सीवेज पानी है वो, क्योंकि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स नहीं है वहां पे, और सारा का सारा मलबा जो है, चाहे मल हो चाहे मलबा हो, वो गंगा के अंदर जाता है। तो सारी की सारी चीजें हैं। तो हम बोल रहे हैं कि यही का और अपस्ट्रीम में है। हम एक गंगा की बात कर रहे हैं जो कि ऑलरेडी पोल्यूटेड है, गास्पिंग फॉर लाइफ है। 500 मिलियन लोग डिपेंड करते हैं गंगा के ऊपर, और स्थिति ऐसी दयनीय है कि उसके स्रोत में ही या स्रोत के पास ही नदी को प्रदूषित कर दिया जाता है एक लाइवलीहुड रीजन के कारण। तो मैं यही कहता हूं कि अगर हमें इकोलॉजी से पैसा कमाना है, एक नेचुरल रिसोर्स से पैसा कमाना है, नेचर के नाम पे पैसा कमाना है, तो नेचर को साथ लेके चलना पड़ेगा। क्योंकि अगर कल गंगा नहीं बचेगी तो ये राफ्टिंग नहीं हो सकता है। और वो सोच बहुत आवश्यक है कि आपको राफ्टिंग चलाने के लिए अगले 100 साल तक करने के लिए आपको गंगा को जिंदा रखना पड़ेगा, आपको उसके पर्यावरण को, पौधे को, उसके इकोलॉजी को जिंदा रखना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात विमलेंदु। मुझे लगता है जितने लोग हैं वो सब आपकी इस बात से एग्री करते होंगे कि वाकई गंगा को जिंदा रखना जरूरी है, और सिर्फ एडवेंचर स्पोर्ट के लिए नहीं बल्कि हमारी पूरी जिंदगी के लिए जरूरी है गंगा। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए। तो कह सकते हैं उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एक अच्छा कदम उठाया इस लिहाज से कि गंगा को बचाना है, प्रदूषण को बचाना है, एडवेंचर स्पोर्ट को बढ़ावा भी देना है। तो अब सरकार की जिम्मेदारी है कि वो 2 हफ्ते के अंदर कुछ ऐसी ठोस नीति लेकर आए कि प्रदूषण भी ना हो, गंगा भी बची रहे और एडवेंचर स्पोर्ट्स को प्रोत्साहन भी मिले। इस खास पेशकश में इतना ही।